हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग मिडवाइफरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन एबॉर्शन। एबॉर्शन को डिफाइन करना है। तो एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। एबॉर्शन क्या है? तो एबॉर्शन जो है यानी कि अगर ये एबॉर्शन का हिंदी होता है गर्भपात। तो देखिए, गर्भावस्था का ऐसा समापन जिसमें भ्रूण गर्भाशय के बाहर जीवित रहने में सक्षम नहीं होता, उसे गर्भपात कहा जाता है। ठीक है, एबॉर्शन क्या है? एक तरह का टर्मिनेशन है। प्रेगनेंसी का जो है ना, वो टर्मिनेशन है। इसमें क्या होता है, तो फीटस जो है जब वो यूट्रस से बाहर होता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ऐसे टाइम में उसका टर्मिनेशन हो जाता है, समापन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो बाहर निकलने के बाद वो सरवाइव यानी कि जीवित नहीं रह पाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1B, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन के टाइप्स को लिखना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एबॉर्शन देखिए, चलिए। तो ए है हमारा, इसे देखिए, दो ए और बी भागों में बांट करके हम लोग देख रहे हैं। ए हमारा है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जिसे कि मिसकैरेज भी कहते हैं, और बी हमारा जो है क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात जिसे कहते हैं। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में कौन कौन सा हो गया, तो थ्रेटेंड एबॉर्शन जिसे कि आंशंकित गर्भपात कहते हैं, और सेकंड है इनएविटेबल एबॉर्शन यानी कि अनिवार्य गर्भपात। तीसरा है हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन यानी कि अपूर्ण गर्भपात। चौथा है कंप्लीट एबॉर्शन यानी कि पूर्ण गर्भपात। मिस्ड एबॉर्शन स्थगित गर्भपात। रिकरेंट या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन यानी कि आवर्तक गर्भपात। सातवां हमारा सेप्टिक एबॉर्शन यानी कि संक्रमित गर्भपात। और देखिए बी में, देखिए बी जो है हमारा इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसमें देखिए दो तरह का देख रहे हैं, एक है थेरेप्यूटिक एबॉर्शन यानी कि चिकित्सीय गर्भपात, और दूसरा है इलेक्टिव एबॉर्शन यानी कि इच्छा अनुसार गर्भपात। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1C को, राइट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हैबिचुअल एबॉर्शन। देखिए, बहुत सारे हमने एबॉर्शन देखा, तो उसमें हैबिचुअल एबॉर्शन का जो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हैबिचुअल एबॉर्शन यानी कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। किसमें हैबिचुअल, तो ये होता क्या है, तो ये देखिए क्या होता है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 consecutive spontaneous abortion before 20 वीक। कह रहा है कि 20 सप्ताह से पहले अगर गर्भपात हो रहा है ना, वो भी लगातार 3 बार, एक बार हुआ गर्भपात, फिर 2 बार, फिर दूसरी बार वो कंसीव हुई, फिर दूसरी बार भी जो 20 सप्ताह से पहले गर्भपात हो जा रहा है, फिर वो कंसीव करती है तो फिर गर्भपात, इस तरह से लगातार अगर 3 या 3 से ज़्यादा अगर बार वो गर्भपात हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं और इसका जो है मैनेजमेंट, कि ट्रीटमेंट इसका क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए जनरल इसका पहले मेजर्स देखते हैं, सामान्य उपाय क्या क्या। जो हैबिचुअल एबॉर्शन है तो उसका सामान्य उपाय पहले देखते हैं। तो देखिए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, इसके लिए क्या करना होगा, तो गर्भधारण जब भी किया जाए, जब मतलब 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार गर्भपात हो चुका है तो क्या करना है, गर्भधारण से पहले परामर्श लेना है। और देखिए फिर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी कि फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट है वो लेना है। एवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, यानी कि धूम्रपान जो है, या फिर शराब, नशीले पदार्थों से परहेज, क्योंकि इन वजहों से भी हो सकता है कि एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कंट्रोल वेट एंड क्रोनिक डिजीजेज, और जब भी मतलब
गर्भ धारण करना हो तो कोशिश करना है कि उससे पहले जो है वजन को या फिर पुरानी जो बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण पा सके। फिर है देखिए एटियोलॉजी बेस्ड मैनेजमेंट में हमारा ए नंबर में है जेनेटिक काउचेज यानी कि आनुवांशिक कारक। देखिए पेरेंटल कैरियोटाइपिंग, बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो क्या करना है, माता पिता का कैरियोटाइप जो परीक्षण है वो करके देखेंगे क्या है वो। फिर है जेनेटिक काउंसलिंग करना है। फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, और क्या करना है आईवीएफ विथ प्री इम्प्लांटेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। फिर है देखिए बी नंबर एनाटॉमिकल काउजेज यानी जो संरचना जो है शारीरिक वो चीज़। तो देखिए सेप्टेड यूट्रस, अगर जो है सेप्टेड यूट्रस है यानी कि सटा हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है यूट्रस, तो क्या किया जाएगा, हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी किया जाएगा। ठीक है। फिर है फाइब्रॉइड या पॉलिप है किसी तरह का, तो उसके लिए उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो मायोमेक्टोमी या फिर पॉलिपेक्टोमी किया जाएगा। फिर सर्वाइकल इनकम्पेटेंस है, अगर मतलब सर्विक्स जो है ना वो सब सही नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, तो सर्वाइकल स्कॉर्ज करेंगे, तो जिसको कि एमसी डोनाल्ड या फिर सी डोकर जो है इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। फिर हार्मोनल जो काउजेज है तो उसमें कौन कौन से काउजेज है, तो प्रोजेस्टेरोन की अगर कमी है उसकी वजह से भी जो क्या हो रहा है कि एबॉर्शन हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दिया जाएगा पेशेंट को। फिर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायरोक्सिन दिया जाएगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर जो है उसका कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रण करना है। फिर क्या है डी नंबर इम्यूनोलॉजिकल काउजेज में पहले हमारा हो गया एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। देखिए एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है ना वो क्या काउज करता है, तो इसमें क्या करना है, तो लो डोज एस्पिरिन और हेपेरिन दोनों को दिया जाता है। ठीक है। फिर है हमारा इन्फेक्टियस काउजेज यानी कि संक्रमण वाला जो कारण है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, तो ट्रीट करना है स्पेसिफिक इन्फेक्शन, जिस भी तरह का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसका उपचार करेंगे विथ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, सही एंटीबायोटिक के साथ उसका जो है क्या करना, उचित एंटीबायोटिक द्वारा उसका उपचार करेंगे। फिर है थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो खून के थक्के बनने की समस्या है ये। तो इसमें क्या करना है, जो खून के थक्के बनने की समस्या है यानी कि कोगुलेंट ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो क्या करना है इसमें कि एंटी कोगुलेंट थेरेपी देना है, जिसमें कि हेपेरिन और उसके साथ एस्पिरिन दे सकते हैं। फिर सपोर्टिव थेरेपी क्या दे सकते हैं एबॉर्शन के लिए, तो अर्ली अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, मतलब प्रारंभ में ही अल्ट्रासाउंड, शुरुआत से ही अल्ट्रासाउंड करके निगरानी रख सकते हैं कि हाँ भाई मतलब कि ये भी सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। बेड रेस्ट, सेलेक्टिव केसेस, कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें कि है ना बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मानसिक समर्थन भी ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, नहीं तो जो है एबॉर्शन हो जाता है, बार बार उससे होता ही रह जाता है। फिर चौथा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे वो उसका प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, ठीक है, मतलब कंसीव हो की है तो क्या करना है, तो क्लोज एंटीनेटल चेकअप फॉलो, यानी कि नियमित जल्दी बार बार जो है ना उससे एएनसी चेकअप के लिए जाना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले से पता है कि वो हाई रिस्क वाली है, तो बार बार
जो है एबॉर्शन हो जा रहा है, तो उसे बार-बार खुद से स्वयं ही उससे जाना चाहिए और अपना एएनसी करवाना चाहिए, है ना? एंटीनेटल चेकअप करवाना चाहिए। उसके बाद देखिए मॉनिटर फीटल ग्रोथ एंड वायबिलिटी। जो भ्रूण है, भ्रूण की वृद्धि और जीवितता जो होती है उसकी निगरानी भी करते रहना है। फिर टाइमली इंटरवेंशन इफ कॉम्प्लिकेशंस अराइज। और जटिलता किसी तरह का हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है, जिस भी समय एनसी के लिए बार बार जा रहे हैं, तो जिस तरह का भी अब कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है तो क्या करना, समय पर ही उपचार कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं 2A। डिफाइन एपीएच। तो एपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी पार्टम हेमरेज। और इसको कैसे डिफाइन करना है? तो ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। एपीएच क्या है? तो ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट है। जेनिटल ट्रैक्ट से ये क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। और कब होती है? तो अकरिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। जब प्रेगनेंसी का जो 28 वीक हो जाता है ना, उस समय से लेकर के बेबी के होने से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट से, जो कि उसमें नहीं होना चाहिए जन्म से पहले, 28वां वीक से लेकर जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। और उस दौरान अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एपीएस कहते हैं, एंटी पार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए लिखे है ना, गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद और जन्म से पहले जनन मार्ग, ठीक है, से होने वाला जो है रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2B। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द काउजेस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपीएच। पूछ रहा है यहाँ कि जो एपीएच है तो उसके क्या क्या काउजेज है, क्या क्या कारण है, उसके क्या क्या चिन्ह और लक्षण है ना, वो बताना है। तो देखिए काउजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, जो एंटीपार्टम हेमरेज है उसके काउजेज को देखते हैं, उसके कारण को हम लोग देखते हैं। तो पहला है प्लेसेंटल काउजेज, यानी कि प्लेसेंटा जो है उसके वजह से, उसके कारण एपीएच होता है। तो देखिए पहला है प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड है प्लेसेंटा एब्रप्शन, फिर है आपको सेकंड लोकल काउजेस। फर्स्ट क्या था हमारा? प्लेसेंटल काउजेस, और जो सेकंड है हमारा लोकल काउजेस। तो लोकल काउजेस किसे कहते हैं? तो जेनेटल ट्रैक्ट रिलेशंस को, यानी कि एक तरह का देखिए जो जेनेटल ट्रैक्ट है उसमें घाव हो जाता है ना, घाव मतलब उसमें पहला आ गया सर्वाइकल इरिटेशन, यानी कि सर्विक्स में घाव, सर्विसाइटिस यानी कि सर्विक्स में सूजन, सर्वाइकल पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स, गर्भाशय गृह कैंसर जिसे कहते हैं, वेजाइनल ट्रॉमा या इंजरी, योनि में चोट। फिर थर्ड हमारा अनक्लासिफाइड या फिर रेयर काउजेज। इसमें पहला है हमारा वाशप्रिविया, और दूसरा है यूटेरिन रप्चर, रेयर बट सीरियस। क्या होता है? जो यूटेरिन है उसका रप्चर, गर्भाशय का जो है क्या कहलाता है? वो फटना। बहुत ही रेयर केसेस है गर्भाशय फटने पर जो ब्लीडिंग होता है गर्भाशय, तो बहुत ही रेयर केस में ही फटता है, ठीक है। और जब फटेगा तो ब्लीडिंग होगा ही जेनिटल ट्रैक्ट से, है ना। फिर है ट्रॉमा। ट्रॉमा किस तरह का ट्रॉमा? तो जैसे सहवास या जांच के दौरान अगर क्वाइटस या फिर एग्जामिनेशन के जो है ना ड्यूरिंग अगर वो चोट पहुंच गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो उस दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपीएच। अब देखते हैं हम लोग कि एपीएच जो है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हम लोग कह ही रहे हैं कि जो ब्लीडिंग होता है, तो वही चीज़ है कि कहाँ में ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी।
तो देखिए सडन ऑनसेट अचानक होगा, ब्लीडिंग जो है ना वो क्या होगा, अचानक होगा। मे बी पेनलेस और पेनफुल, वो जो ब्लीडिंग हो रहा है या तो दर्द के साथ होगा या बिना दर्द के साथ होगा। रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, हल्का से अधिक मात्रा में भी दर्द हो सकता है ना। फिर देखिए पेन, पेन है हमारा, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, तो यूजुअली पेन ब्लीडिंग, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया है तो हो सकता है कि सॉरी पेनलेस ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया रहेगा तो क्या होगा, पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि इसमें दर्द नहीं होगा, दर्द रहित रक्त स्त्राव होगा। और वही प्लेसेंटल अब्रप्शन है तो उसमें क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन विथ ब्लीडिंग, मतलब बहुत तेज जो है ना पेट दर्द होगा, उसके साथ में रक्त स्त्राव होगा। थर्ड, यूटेरिन चेंजेस, तो यूटेरिन चेंजेस क्या क्या होगा फिर, तो इन एब्रप्शन, एब्रप्शन में क्या देखते हैं, यूट्रस स्टेन्स टेंडर एंड रिजिड, यूट्रस क्या हो जाता है, इसमें कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है ना। और इंक्रीज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, देखिए, और जो यूटेरिन का जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी गर्भाशय का जो संकुचन है उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर चौथा जो है क्या है हमारा, फीटल साइन, तो फीटल साइन देखिए क्या है, तो डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, क्या होगा, तो भ्रूण की जो है हलचल वो कम होती हुई दिखाई देगी, कम। फिर है फीटल डिस्ट्रेस, एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। इन सीवियर केसेस इंट्रायूटेरिन फीटल डेथ, गंभीर स्थिति में क्या होगा, भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। फिर है पांचवा हमारा मैटरनल साइन, मैटरनल साइन क्या क्या देखते हैं, ठीक है, तो वीकनेस, डिजीनेस, जो मैटरनल साइंस यानी कि जो माँ मतलब गर्भवती महिला जो है तो उससे क्या लगेगा, कमजोरी महसूस होगा, चक्कर आएगा। फिर पैलर, उसका जो है बॉडी कैसा दिखेगा, पैलर मतलब फीका फीका जो स्किन का कलर दिखेगा, है ना। फिर टैकीकार्डिया, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाएगी। फिर है हाइपोटेंशन इन हेल्थ ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है। फिर शॉक इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है कि शॉक हो सकता है। तो जब शॉक होगा तो उसका देखिए कैसे पहचान हम लोग कर रहे हैं कि शॉक में है, तो कोल्ड क्लैमी स्किन, यानी कि जो महिला है, गर्भवती महिला, उसकी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी और पसीने वाली त्वचा रहेगी। रैपिड पल्स लो बीपी, तेज नाड़ी रहेगा, कम बीपी रहेगा। फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोशी से वो अपना चेतना जो है खो देगी पेशेंट। फिर देखते हैं आगे हम लोग, फिर है राइट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फीटल स्कल, फीटल स्कल जो है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें। तो देखिए फीटल स्कल का डेफिनेशन देखते हैं क्या है, द स्कल इज द हेड ऑफ द fetus specially adapted for labor and delivery due to its pliability, ठीक है। तो भ्रूण की जो खोपड़ी है ना, यानी कि फीटल स्कल मीन्स क्या हुआ, भ्रूण की खोपड़ी, तो भ्रूण की खोपड़ी वह संरचना है जो प्रसव के दौरान लचीली होती है, जिससे जन्म नली से निकलना आसान होता है, ठीक है। फीटल स्कल क्या है, तो फीटल स्कल जो है इज द हेड ऑफ द फीटस, फीटस का ही हेड है, वो क्या है, वो फीटस का हेड है, ठीक ना, जो कि क्या कर रहा है, स्पेशली अडेप्टेड फॉर लेबर एंड डिलीवरी ड्यू टू इट्स फ्लेबिलिटी। देखिए फिर पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल, जो फीटल स्कल है उसके उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वॉल्ट, बेस, फेस। वॉल्ट क्या होता है, तो अपर डोम जो
है हमारा तो चिकन का, और सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। वो वॉल्ट होता है, यानी कि ऊपरी भाग जो है मुलायम और दबने योग्य, ऊपर वाला भाग क्या होता है, दबने योग्य होता है, जिससे कि क्या होता है, प्रसव में आसानी रहती है, प्रसव में महत्वपूर्ण वो रहता है। फिर है बेस। बेस क्या है? तो बेस जो है हमारा फर्म एंड रिजिड होता है, तो यानी कि कठोर और स्थिर होता है। फिर देखिए फेस। फेस मीन्स क्या हुआ? चेहरा हुआ। तो देखिए यहाँ क्या है हमारा, चिकन का फेस देखिए कैसा रहेगा, स्मॉल एंड लेस इम्पोर्टेंट इन लेबर। चिकन का फेस जो है लेबर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। छोटा भाग होता है तो उसमें कम मार्क्स रखता है ये। फिर देखिए यहाँ समझते हैं, ये जो डायग्राम है हम देख रहे हैं, ये फिटल स्कल का वॉल्ट का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दो फ्रंटल बोन है हमारे, दो पेराइटल है, एक ऑक्सीपिटल। फ्रंटल मीन्स आगे वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बीच में पेराइटल है, फिर पीछे क्या है, ऑक्सीपिटल है। तो देखिए बोन्स ऑफ द वॉल्ट, वॉल्ट के जो है बोन्स कौन कौन से हैं, तो वही दो फ्रंटल देख सकते हैं आप लोग, कि दो फ्रंटल है, दो पेराइटल है, एक ऑक्सीपिटल बोन है ना। दीज आर लूजली कनेक्टेड बाय लूजली कनेक्टेड बाय सूचर अलाउ मोल्डिंग। मतलब ये जो बोन होते हैं ना, ये जो कनेक्टेड जो होते हैं सूचर से कनेक्टेड होते हैं, और क्या होता है कि इससे ना ढीला मतलब मिलता है, सूचर से क्या होता है, ढीले रूप से वो जुड़ी होती है, ढीलापन मिलता है, आके आराम से वो जहाँ चाहे वहाँ खिसक सकता है, मतलब शेप को ले सकता है, ठीक है। तो सूचर देखिए क्या है, तो सूचर जो है फाइब्रस ज्वाइंट बिटवीन बोन्स है। सूचर क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच का जो है फाइब्रस ज्वाइंट को कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सा सूचर होता है, तो सूचर हो गया सैजिटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्बडॉयड सूचर, फ्रंटल सूचर। तो देखिए हमारा सैजिटल सूचर क्या होता है, तो बिटवीन पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स के बीच जो है ना, दो पैराइटल बोन्स होते हैं, तो दोनों पैराइटल बोन के बीच जो सूच मतलब वो है खाली स्थान जो दिखता है हमें, ठीक है, मतलब दोनों को जो जोड़ रहा है, तो वो क्या है हमारा सैजिटल सूचर हो गया। फिर कोरोनल सूचर क्या है, तो देखिए बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच जो हुआ ना जोड़, उसी को क्या बोल रहे हैं, फ्रंटल, सॉरी, दोनों के फ्रंटल और पैरेटल के जो बीच है उसको क्या कर रहे हैं, कोरोनल सूचर। फिर देखिए लैम्बडॉयड सूचर बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच जो है क्या है, लैम्बडॉयड है। फिर देखिए फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर किसको कहते हैं, तो दो फ्रंटल के बीच वाले को कहते हैं फ्रंटल सूचर, ठीक है ना। दो फ्रंटल के बीच वाले भाग को क्या कर रहे हैं, फ्रंटल सूचर। अब देखते हैं हम लोग फॉन्टेनल्स को, फॉन्टेनल्स क्या होता है, तो मेम्ब्रेनस गैप एट सूचर जंक्शन, जो सूचर है ना, तो उसके बीच, तो सूचर्स का जहाँ पे जो जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ मिलते हैं सूचर्स आपस में, एक जगह जो भी मिल रहे हैं सूचर्स, तो वह उसी जगह जो जंक्शन के जो गैप बन रहे हैं ना, वहाँ गैप, उसी गैप को बोला जाता है फॉन्टेनल। तो फॉन्टेनल्स जो है दो तरह के हुए, एक हुआ हमारा एंटेरियर फॉन्टेनल और दूसरा हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स हुआ। एंटीरियर फॉन्टेनल्स में क्या हुआ, ये डायमंड, एंटीरियर फॉन्टेनल्स क्या होता है, कैसा होता है, तो वो डायमंड शेप का होता है, किस तरह का होता है, डायमंड शेप का, ये कहता होता है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल कैसा होता है, ट्रायंगुलर
शेप का होता है ना। और देखिए जो ध्यान देखिए, अब मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये डायमंड शेप का है ना, ये डायमंड शेप का है। और ये एक जो है ना, एक ये देख रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। तो एक डायमंड शेप और एक ये है, तो ये हमारा फाउंटेन है ना। तो आगे वाला जो है फाउंटेनर, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। और जो पीछे वाला है उसे क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बोलते हैं उसे। तो ट्राई होता है, तो जो ब्रेगमा जो होता है ना, वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल होते होते वो क्या होता है, वो जो खालीपन है वो बंद हो जाता है। जबकि जो पोस्टीरियर फाउंटेनर है यानी कि लैम्डा जो है, वो जो है 6 से 8 सप्ताह में ही बंद हो जाता है। अब देखते हैं डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल का डायमीटर कितना होता है, ठीक है। तो फीटल स्कल का देखिए डायमीटर, तो सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक जो डायमीटर है वो है हमारा 9.5 सेंटीमीटर। कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर होता है सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सीपिटोफ्रंटल। ऑक्सीपिटोफ्रंटल जो है इसका कितना डायमीटर होता है, तो 11.5 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटोफ्रंटल जो है 11.5 सेंटीमीटर। और मेंटोवर्टिकल 13.5, किसी किसी बुक में 14 सेंटीमीटर भी है। जो कि क्या है, मेंटोवर्टिकल लार्जेस्ट डायमीटर होता है। मेंटोवर्टिकल क्या है, लार्जेस्ट डायमीटर है। तो लार्जेस्ट है तो सबसे देखिए बड़ा साइज है, तो ये डिफिकल्ट भी होगा, यानी कि सबसे बड़ा और कठिन प्रसव इसमें होता है। फिर है सब मेंटोब्रेगमेटिक। सब मेंटोब्रेगमेटिक जो है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। इसमें कि उसका ऐसे फेस प्रेजेंटेशन। सब मेंटोब्रेगमेटिक जो है ना, तो इसका फेस प्रेजेंटेशन रह गया, ठीक है। अब देखिए मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है, तो ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स ड्यूरिंग लेबर। ओवरलैपिंग ऑफ स्कल, स्कल जो है ना, तो उसका ओवरलैप हो जाना, एक मेरे को बस चढ़ जाना हड्डियों का, वही क्या कहला रहा है, मोल्डिंग। हेल्प पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल, जब नली से निकलने में सहायता हो रहा है। फिर टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल और स्थायी प्रक्रिया है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है, अब देखते क्लिनिकल इम्पोर्टेंस को। तो डिटरमाइन मैकेनिक्स ऑफ लेबर्स, प्रसव की प्रक्रिया को जो है समझाने में। हेल्प्स इन विजाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि यूनिफिकेशन जो है में पोजीशन पहचानने में। फिर है देखिए एसेस एंगेजमेंट एंड लिसन। लिसन को यानी कि एंगेजमेंट हो या फिर डिसेंट हो, उसका आकलन करने के लिए। फिर इम्पोर्टेंट इन डिटेक्टिंग एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो असामान्य अगर प्रस्तुति है उसका पता लगाने में मदद मिलता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।